हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल में। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टॉपिक क्लास नंबर 53 पर हम आ चुके हैं और क्लास नंबर 53 में हम बात करेंगे आरआरबी फार्मासिस्ट तैयारी में। आजकल हम नॉन फार्मा पोर्शन पढ़ रहे हैं। हमने सोचा था कि नॉन फार्मा पोर्शन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोग बहुत इजी है, खुद से पढ़ लोगे, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप कोशिश करिए पढ़ाइए। तो मैं सोच रहा हूं कि 2-3 टॉपिक और जो थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं आपको, उनको मैं कवर कर देता हूं। बाकी रीजनिंग, मैथमेटिक्स, रीजनिंग पढ़ा दे रहा हूं। मैथमेटिक्स और जनरल साइंस आप खुद से पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ भी खास नहीं है, सिलेबस ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है। ठीक है, हम आज क्लास नंबर 53 में जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड में, नॉन फार्मा में, वो है सिलोगिज्म, या इसको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कथन, ठीक है, एवं वक्तव्य एवं सारांश करके कहते हैं इसको। क्या इसका जो हमको यहाँ पे कैसे सवाल होंगे, 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे और उस 2 स्टेटमेंट के बाद आपको उसके पहले आपको 2 स्टेटमेंट दिए देंगे और फिर उस स्टेटमेंट से आपको 2 कंक्लूजन दिए जाएंगे, ए और बी, और आपको बताना होगा कि उसमें से 4 ऑप्शन में से केवल ए सही है, बी सही है, या ए बी दोनों सही है, एक दूसरे को प्रूव कर रहे हैं, या ए और बी दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल के जवाब को जवाना होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। इस तरह के सवाल थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम चलते हैं कि कुछ एग्जांपल समझाते हैं कि इसमें बेटा जो सवाल है वो किस तरह के आएंगे। तो इसमें जो सवाल वो किस तरह के आएंगे इसको समझते हैं पहले। देखिए इसमें न्यूमेरिकल किस तरह के हो सकते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे कि आप इस तरह समझिए कि हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, इसको कथन कह सकते हैं, वक्तव्य कह सकते हैं। वो स्टेटमेंट आपको 2 लाइन में दी गई हो। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे आपको कहूं, जैसे मैं कहूं कि हिंदी लिखने की कोशिश करें, हिंदी की राइटिंग बहुत खराब है। अनुराग सर फार्मा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अनुराग सर फार्मा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। तो स्टेटमेंट नंबर ए। अब स्टेटमेंट नंबर बी दे देता हूं कि अनुराग सर नॉन फार्मा भी पढ़ा रहे हैं। यानी आपके सामने 2 स्टेटमेंट आ गया है। मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं कि कैसे इन सवालों को सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन में 2 कथन दे दी कि अनुराग सर फार्मा से पढ़ाते हैं और दूसरा है नॉन फार्मा भी पढ़ा रहे हैं। अब आपको यहाँ पे 2 आपको कथन के बाद कंक्लूजन देगा 1 और 2। अब कंक्लूजन 1 और 2 क्या हो सकता है इसमें देखिएगा। तो इसका मतलब है, पहला कंक्लूजन कहता है कि अनुराग सर सिर्फ फार्मा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और दूसरा कथन कहता है कि अनुराग सर सभी सब्जेक्ट, यानी फार्मा और नॉन फार्मा दोनों इसमें आ जाएगा, सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मेरी हिंदी राइटिंग थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा खराब है क्योंकि इस पेन से लिखने में दिक्कत हो रही, मैं बोल दे रहा हूं। तो अब आपको देखिए ये 1-2 कथन हो गए। सवाल कैसे पूछेगा एग्जाम में, 2 कथन हो गए। अनुराग सर फार्मा पढ़ाते हैं, अनुराग सर नॉन फार्मा भी पढ़ा रहे हैं। और कथन 1-2 है कि अनुराग सर सिर्फ फार्मा से पढ़ाते हैं। इससे आपको इनसे बनाना है और सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब होगा 1 इज करेक्ट, यानी कहेगा कि 1 सही है, केवल 1 सही है, 1। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। और ऑप्शन नंबर डी, 1 एवं 2 दोनों गलत है। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे सवाल को आपको सॉल्व करना। बहुत खराब राइटिंग में लिखी है, पल्ले नहीं पड़ेगा आपको, मैं बोल रहा हूं। ठीक है,
तो अब आपको ध्यान से इस सवाल को, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना, क्योंकि यहां पे बहुत माइन्यूट गलती से सवाल गलत हो सकता है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि अनुराग सर फार्मा पढ़ाते नहीं, जितने भी सब्जेक्ट है फार्मेसी के अनुराग सर पढ़ाते हैं। दूसरा कह रहा है कि अनुराग सर नॉन फार्मा भी पढ़ा रहे हैं, यानी इसका दोनों से मतलब ये निकल रहा है कि जो अनुराग सर फार्मा पढ़ाते हैं लेकिन वो नॉन फार्मा भी पढ़ा पाते हैं, यानी पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या, वो भी पढ़ाने की क्षमता उनके अंदर होगी तो वो पढ़ा रहे हैं। तो दोनों कथन को मिला के मोटा मोटा लॉजिक ये निकल रहा है कि अनुराग सर जो है वो फार्मा नॉन फार्मा दोनों पढ़ाने के काबिल हैं। अब कथन नंबर 1 क्या कहता है कि अनुराग सर सिर्फ फार्मा पढ़ाते हैं, यानी वो नॉन फार्मा पढ़ा ही नहीं सकते। यहाँ पे सिर्फ लग गया है, अगर ये सिर्फ ना लगता तो होता अनुराग सर फार्मा पढ़ाते हैं, तो सही लगता, लेकिन ये सिर्फ लग गया है तो मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है, कथन नंबर 2, अनुराग सर सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यानी फार्मा और नॉन। अब आपको चूज करना है कि 1 और 2 के हिसाब से 4 ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर कह रहा है कि एक सही है, केवल एक सही है कि अनुराग सर सिर्फ फार्मा पढ़ाते हैं, ये तो सही नहीं हुआ। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, केवल 2 सही मतलब अनुराग सर सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कर देता हूं, ये छोड़ मैं इजी करता हूं। 2 और तीसरा है कि 1 और 2 दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सही नहीं है। और डी कह रहा है 1 और 2 दोनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है कि केवल 2 सही है कि अनुराग सर सभी सब्जेक्ट पढ़ाते। कुछ क्लियर हो गया। चलिए अब मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, रियल क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। अनुराग सर वाला बवाल हटा देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको रियल क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, फिर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लेवल समझ में आएगा। मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट आपको यहां पे दूंगा। उसे तुरंत जाइएगा, एप्लीकेशन से डाउनलोड कीजिएगा पीडीएफ, और वहां पे 30 के सोल्यूशन भी दिए हुए हैं लास्ट में, उसको सॉल्व करिए, देखिएगा कितने में 30 में से आपके सवाल सही है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। वक्तव्य ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल यहां शुरू होने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कुछ जूते सफेद हैं, यानी हमारे पास एक कमरे में कई सारे जूतों के सेट रखे हैं और उसमें से कुछ जूते जो हैं वो सफेद हैं, सारे सफेद नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और सारे सफेद नीले हैं, यानी जो जूते सफेद हैं हम कहेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि सफेद इक्वल टू नीला, यानी जितने जूते सफेद हैं उसको हम कह सकते हैं जितने जूते नीले। ये बात हुई ना। तो कथन से पहले कंक्लूजन निकालो कि सभी जूते जो हैं सफेद हैं, यानी कुछ जूते, इस कमरे में कई जूते हैं तो सारे के सारे सफेद नहीं हैं, कुछ सफेद हैं, और जो सफेद हैं वो नीले हैं, मतलब हम कह सकते हैं इस कमरे में कुछ जूते जो हैं वो नीले। ये मतलब निकला। कथन नंबर 1 कहता है कि सभी जूते नीले हैं, गलत है ना भाई। मैंने क्या कहा, कुछ ही नीले होंगे जो सफेद वाले, और कुछ जूते नीले हैं, ये सही लग रहा है। अब चारों ऑप्शन देखते हैं। केवल 1 ही लागू होता है कि सभी जूते नीले हैं, गलत। केवल 2 ही लागू होता है, कुछ जूते नीले, सही लग रहा है। 1 और 2 कोई लागू नहीं होता है, और 1 और 2 दोनों लागू होते हैं, तो 1 और 2 लागू हो ही नहीं रहे हैं, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि कुछ जूते नीले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज ना होना, अरे यहाँ तो सफेद दिया है तो नीले कैसे हो गए, क्योंकि सफेद इक्वल टू नीला, ये कथन नंबर 2 कह रहा है। ध्यान देना है, इस तरह के सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कथन, असर्शन, रीजन को 2 से 3 बार पढ़ने होते हैं, तब जाके आपको इसका जवाब मिलेगा। एक बार में बहुत इजी लगेगा देखने में, और क्वेश्चन डेफिनेटली आप गलत करके आएंगे, ये गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो वक्तव्य है, स्टेटमेंट है कि सभी तस्वीरें चित्रकला है। व्हाट इज द चित्रकला, यानी कि जो तस्वीरों में जिसको हम हाथ से बनाते हैं, क्राफ्ट करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसे चित्रकला कहते हैं। तो कह रहा है सभी तस्वीरें चित्रकला, यानी एक कमरे में कई सारी तस्वीर लगी हुई है। ध्यान दीजिएगा, एक कमरे में कई सारी तस्वीर लगी हुई है और सारी की सारी तस्वीर जो है वो चित्रकला है, तो यानी उसमें कुछ फिगर या कुछ फोटो बनी है। ठीक है। और दूसरा कहता है कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, यानी एक भी जो इनमें से चित्रकला वाली पोस्टर है वो महंगी है। तो क्योंकि सारी चित्रकला है तो इसका मतलब सारी महंगी है। देखो जवाब ऐसे निकालना है। पहला लाइन कहता है कि सभी तस्वीरें चित्रकला है, और दूसरा कहता है कि चित्रकला सस्ती नहीं है, यानी इसमें से जो जो फोटो चित्रकला है वो सस्ती नहीं है, महंगी है। और पहले के हिसाब से तो सारी चित्रकला है, यानी सारी महंगी है, सस्ती कुछ भी नहीं है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, यानी सब महंगी है, और दूसरा सभी चित्रकलाएं तस्वीरें भी हैं,
यानी सभी जो चित्रकलाएं हैं वो तस्वीरें भी हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेटमेंट भी सही लग रहा है क्योंकि सभी तस्वीर चित्रकला है तो महंगी है, और दूसरा सभी चित्रकलाएं तस्वीर हैं, सभी तस्वीरें चित्रकलाएं, जितनी भी तस्वीरें यहां लगी हैं चित्रकला, यानी 1 और 2 दोनों सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि केवल 1 सही है, गलत। ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल 2 सही है, गलत। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1 और 2 कोई सही नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। समझ में आ गया ना? बहुत इजी लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना? बस ऐसे ही सवालों को सॉल्व करना है। मेरा इसीलिए यार नॉन फार्मा पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत इजी होता है, लेकिन हाँ बहुत से बच्चों को टफ लगेगा। मैं एक बार आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। वैसे मैंने कोशिश की थी कि मैं 100 क्लासेस में खत्म करूंगा आरआरबी, लेकिन जिस हिसाब से सिलेबस खत्म हो चुका है ना, मुझे लग रहा है कि नॉन फार्मा का 10-12 लेक्चर लेने के बाद मुश्किल से 10 ही 12 लेक्चर और लगेगा और पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। जैसे ही सिलेबस पूरा हो जाएगा, हम जो ये टेस्ट सीरीज 15 दिन में ले रहे हैं, हर हफ्ते लेना शुरू कर देंगे। जी हाँ, जिन्होंने सिर्फ 499 रुपए देकर कोर्स ज्वाइन कर लिया है, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है कि ढेर सारे करीब 10,000 के आसपास एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है बुक खरीदने की, सिर्फ इसी कोर्स में सब कुछ मिलेगा। और फिर हर वीकली टेस्ट कराऊंगा। एग्जाम आने वाले हैं और जल्दी जल्दी तैयारी हम लोग कराएंगे। इस बार के टेस्ट पे संडे को होगा, ये सारे पोर्शन नॉन फार्मा में रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथन और इसके निष्कर्षों पर कौन सा विकल्प लागू होता है? ध्यान से समझिए। कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं। कभी कभी आप किसी मेडिकल कॉलेज जाइए तो वहां पे जो डॉक्टर होते हैं वो प्रोफेसर भी होते हैं, वो पढ़ाते भी हैं बच्चों को, एमबीबीएस वाले बच्चों को, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर। यानी एक कथन सही है। पहला कथन कहता है कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं, सभी शिक्षक उपबोधक होते हैं। व्हाट इज द उपबोधक? उपबोधक मतलब होता है काउंसलर। काउंसलर में आप समझ सकते हैं कि जो मरीज देखते हैं, जो मरीज देखते हैं, मरीजों को समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हम कह सकते हैं। यानी किसी एक मेडिकल कॉलेज में सब जो कुछ डॉक्टर हैं शिक्षक है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर एक अस्पताल में हम मान लेते हैं इस अस्पताल में ढेर सारे डॉक्टर हैं, तो उसमें से कुछ ही हैं जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, बाकी सब सिर्फ डॉक्टर हैं। ये पहला कथन क्लियर हो गया। दूसरा, सभी शिक्षक उपबोधक होते, और लेकिन जितने शिक्षक इन डॉक्टर्स में, जितने टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो सारे के सारे काउंसलर भी हैं। यानी वो मरीज भी देखते हैं और टीचिंग भी करते हैं। यानी इन 2 कथन से आपको 3 चीजें मालूम चल रही है। पहला मालूम क्या चल रहा है कि एक अस्पताल ऐसा है जहां पे कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ मरीज देखते हैं, सिर्फ मरीज देखते हैं, वो कैटेगरी ए हो गई। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, बी वाले जो हैं कैटेगरी हैं, वो मरीज भी देखते हैं और टीचर भी। ये चीज क्लियर हो रही है भाई? पहले वाले में जो है कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं, तो उन पूरे में से कुछ डॉक्टर जो है काउंसलर हैं और टीचर भी हैं। तो जितने भी शिक्षक टीचर है वो काउंसलर भी, मरीज भी देखते हैं, और कुछ केवल मरीज देखते हैं। ये आपको कैटेगरी समझनी। अब चलिए जाते हैं स्टेटमेंट पे। कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं है, यानी जो कुछ काउंसलर जो हैं, जो मरीज देखने वाले काउंसलर हैं, उपबोधक हैं, वो शिक्षक नहीं। ठीक है, तो कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं है, यानी कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो मरीज देख रहे हैं लेकिन टीचर नहीं है। बात सही कह रहा है, कैटेगरी ए वाले लोग हैं। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कुछ डॉक्टर उपबोधक हैं, कुछ ही डॉक्टर हैं जो काउंसलर हैं, बी वाला। देखो दोनों ऑप्शन आपको सही समझ आ रहा है ना? अगर ये चीजें ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना, मतलब नहीं निकालोगे ना, तो ये दोनों आपको पल लेना पड़ेगा। लगेगा यार तो बहुत ईजी है, गलत करके आओगे। तो हमें क्या मालूम चला कि कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं, यानी कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ मरीज देखते हैं, काउंसलिंग करते हैं, टीचर नहीं है। स्टेटमेंट सही है। और कुछ डॉक्टर उपबोधक हैं भाई, जो कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो काउंसलर भी हैं और टीचर भी हैं। तो कुछ टीचर, जो टीचर है वो काउंसलर है। यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकालते हैं, यानी दोनों सही है। क्लियर हो गया? ऐसे ही सवाल को सॉल्व करना है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहां पे कह रहा है अगला, कि ध्यान समझिएगा, कुछ भारतीय शिक्षित हैं। पहला स्टेटमेंट आपको ध्यान से समझना मेरे लाल, कि कुछ भारतीय जो हैं इसके अकॉर्डिंग जो है वो शिक्षित है, मतलब कि हमारे पूरे इंडिया में जो सारे सिटीजन हैं उसमें से लिमिटेड लोग ही शिक्षित हैं, बाकी शिक्षित नहीं।
और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। यानी दूसरा स्टेटमेंट में कहता है कि जो शिक्षित है उन्हें छोटा परिवार पसंद है। ध्यान दीजिए, पसंद है, कंपलसरी नहीं उनके पास छोटा परिवार हो ही, लेकिन उन्हें पसंद है। तो स्टेटमेंट दोनों से मिला क्या निकलता है कि जो शिक्षित भारतीय हैं उन्हें छोटा परिवार पसंद है। अब कथन नंबर 1 है कि निष्कर्ष नंबर 1 है कि सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं। यानी जितने भी छोटे परिवार वाले लोग हैं भारत में वो सब शिक्षित। ये तब हो सकता था जब यहां पे लिखता कि सारे मतलब जो देखिए सभी छोटे परिवार शिक्षित का मतलब हो गया कि यहाँ पे कुछ भारतीय शिक्षित है और जो भारतीय शिक्षित है उनको छोटे परिवार पसंद है। यानी कह सकते हैं कि छोटे परिवार वाले जो शिक्षित है, बात सही लग रही है। कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं। यानी कुछ भारतीय का मतलब शिक्षित लोग कुछ ही है, छोटे परिवार को पसंद करते हैं। सभी नहीं हो सकता, कुछ ही भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं और सभी छोटे परिवार शिक्षित कंपल्सरी नहीं है। यानी स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही है, स्टेटमेंट नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? वक्तव्य क्या है, कथन क्या है? सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है। यानी एक कॉलेज है, उस कॉलेज में कुछ एक्सपेरिमेंट लैब वगैरह में जो काम करते हैं प्रयोगशाला में, तो जो बच्चे लैब में काम करते हैं, जिनको लैब पसंद है या जिनको लैब नहीं भी पसंद है, केवल घूमना पसंद है, दोनों में एक चीज कॉमन है कि सबको घूमना पसंद है। सैर सपाटा सारे बच्चों को, हम कह सकते हैं हमारे क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों में से सभी के बच्चों को घूमना पसंद है। स्टेटमेंट नंबर 2 है कि कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में कार्य करना अच्छा लगता है। यानी जो 10 बच्चे हैं उसमें से केवल कुछ ही ऐसे बच्चे हैं, मान लीजिए 3 या 4 ऐसे बच्चे हैं जिनको लैब में काम करना अच्छा लगता है, लेकिन इनको घूमना भी अच्छा लगता है क्योंकि सभी में आ गए हैं। अब कथन के बाद निष्कर्ष पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 1, जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा लगता है। एकदम सही बात। ये जो 4 बच्चे लैब वाले हैं इन्हें घूमना भी तो पसंद है। क्वेश्चन 2, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता किंतु सैर सपाटा अच्छा लगता है। ये भी बात सही है कि जो बचे हुए बच्चे हैं इनको लैब में काम करना अच्छा नहीं लगता लेकिन घूमना अच्छा लगता है। यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम सही है कि जिन बच्चों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा लगता है उनको भी पसंद है सैर सपाटा, और जिनको काम करना नहीं पसंद उनको भी पसंद है। इस यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों निष्कर्ष 1 बार 2 सही हैं। बस ऐसे ही आपको ध्यान रख के पेपर सॉल्व करना है। दोनों स्टेटमेंट को, निष्कर्ष को ध्यान से बारी बारी पढ़ना है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ अलग तरह का सवाल मिलेगा, थोड़ा सा इजी लेवल का। कृमि रेंग सकते हैं। कृमि मतलब जो वर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो रेंग सकते हैं। पक्षी केवल उड़ सकते हैं। यानी यहाँ पे बात हो रही है कि पक्षी जो है उड़ सकते, चल नहीं सकते इस स्टेटमेंट के हिसाब से, और फुदक कर सकते हैं। यानी कि जो पक्षियां हैं वो चलेंगी तो फुदुक फुदुक के चलेंगी और सिंपल नहीं चलेंगी जानवरों की तरह, और जो कृमि है वो रेंग सकते हैं। इसमें से चारों में से ऑप्शन देखना है। कुछ पक्षी रेंग सकते हैं, गलत, पक्षी रेंग ही नहीं सकते। पक्षी रेंग नहीं सकते हैं। कृमि बरसात में बाहर निकलते हैं, कृमि रेंग नहीं सकते हैं। यानी यहाँ पे कौन सा जवाब आपको बिल्कुल सही लग रहा है? बरसात की तो बात ही नहीं हुई। कृमि रेंग सकते हैं, यहाँ लिखा नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। पक्षी रेंग नहीं सकते, पक्षी फुदक फुदक के चलते हैं। अब देखिए बहुत इजी है, लेकिन जब तक इस स्टेटमेंट को आप 2 बार 3 बार पढ़ के एनालाइज नहीं करेंगे आप सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, कोई भी बंदर गा नहीं सकता। यानी जितने भी बंदर हैं कोई भी बंदर गाना नहीं गा सकता। कुछ बंदर बात कर सकते हैं। यानी जितने बंदर दुनिया में हैं सारे बंदर बात नहीं करेंगे, कुछ ही बंदर बात करेंगे, लेकिन सारे बंदर गाना नहीं गाएंगे कंपलसरी है। अब इसके हिसाब से कुछ बंदर गा सकते हैं, सही गलत है, कोई बंदर गाना नहीं गाता है। सभी बंदर गा नहीं सकते हैं, ये सही लग रहा है, कोई बंदर गाना नहीं गाता है। सभी बंदर बात नहीं कर सकते हैं, तो ये भी बात सही लग रहा है क्योंकि कुछ ही बंदर जो है वो बात कर सकते हैं, और सभी बंदर बात कर सकते हैं, ये गलत है। तो जब हमारे पास ऑप्शन आएगा 1 2 3 4, ऑप्शन क्या रहता है? पहला ऑप्शन रहता है केवल एक सही है,
केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, और ये तो इसमें ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। सभी बंदर गा नहीं सकते, ठीक है, कोई बंदर गाना नहीं गा सकता, ठीक है, सही नहीं बेटा, गलत गलत, यहाँ पे सभी लग गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। कोई लगा होता तो ये सही होता, सभी बंदर गा नहीं सकते हैं और यहाँ कोई बंदर गा नहीं सकते हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सभी बंदर बात नहीं कर सकते हैं, कुछ ही करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। अब देखिए ये पूरा का पूरा एक कथन कि भारत में जैसे जैसे पॉल्यूशन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और जीवन की लाइफ स्टाइल में कमी आ रही है। अब कथन नंबर 1, जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है, सीधी सी बात है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से किसी भी देश की जनसंख्या, भारत की खास बात, और उनके पॉपुलेशन की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जीवन, इसको इस तरह समझिए कि एक परिवार में अगर किसी बाप के 2 बेटे हैं तो वो जितनी अच्छी परवरिश करेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, अगर उनके 12 बच्चे हैं तो सबको पढ़ाना लिखाना अच्छे से खिला पिला पाना संभव नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ घटेगी। जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, सिर्फ ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 अंतर्निहित है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो गया ना। सवाल इस तरह से कर लोगे। चलिए कुछ 1-2 सवाल और करा लेते हैं, फिर हम लोग आपको प्रैक्टिस शीट देते हैं करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अनेक टीवी चैनल, बहुत सारे टीवी चैनल है भारत में। स्टेटमेंट नंबर 1, भारत में एक्स चैनल को सबसे अधिक दर्शक देखते हैं। एक्स मतलब आप मान लीजिए आज तक, मान लीजिए कि इस चैनल को सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब स्टेटमेंट क्या है, पहला, सभी लोग टीवी नहीं देखते हैं, इस पे बिल्कुल हम जवाब नहीं दे सकते। अन्य भारतीय अन्य चैनलों की अपेक्षा एक्स चैनल को अधिक पसंद करते हैं, सही है। भारत में टीवी चैनलों की संख्या पर्याप्त है, पर्याप्त मतलब अनेक और पर्याप्त डिफरेंस है। विश्व के लोग, विश्व वाला गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है कि भारतीय अन्य चैनलों की अपेक्षा में एक्स को ज्यादा पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पहला आप स्टेटमेंट पढ़िए कि 60% सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की, किसी जगह विरोध हो रहा है सरकार का, और 60% उस संस्था के कर्मचारियों ने हड़ताल किया। श्री गणेश जो है वो सरकारी कर्मचारी है। गणेश जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो ऑफिस में काम करता है, सरकारी कर्मचारी, लेकिन इससे ये निश्चित नहीं हो रहा है कि गणेश भी उस 60% का हिस्सा है, क्योंकि 40% तो ऐसे जिन्होंने हड़ताल नहीं किया है। अब ये गणेश 60 में है कि 40 में है, ऐसा कोई कथन क्लियर नहीं है। तो अब 2 निष्कर्ष देखिए, गणेश ने हड़ताल की, मतलब गणेश ने हड़ताल की का मतलब क्या है, गणेश सरकारी कर्मचारी है और वो 60% वाले हिस्से में है। गणेश ने हड़ताल में भाग नहीं लिया, तो इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे है वो सही, 1 सही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष 1 सही, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये हमने 10 सवाल आपको एज ए प्रैक्टिस कराए। अब अगर आप स्क्रीन, आप जब पीडीएफ ओपन करेंगे एप्लीकेशन पे, तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूं, कुल 30 अलग अलग सवाल। यहाँ पे आपके लिए व्हाइट प्रिंट आउट रखा ताकि आप प्रिंट आउट निकाल पढ़ सके। कुल यहाँ पे 30 अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है। इन 30 क्वेश्चन को अपने से आप सॉल्व कीजिएगा और इसका लास्ट में यहाँ पे मैंने आंसर दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप करके पूरे के पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा, इतना आपके लिए पर्याप्त है। 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, आपको तरीका मालूम चल गया। इसमें से एक क्वेश्चन श्योर आता है। बहुत से बच्चों का फोन आ रहा था हमसे, सर कैसे पेपर आएगा, क्या पैटर्न आएगा। बेटा ये सवाल वही लोग पूछ रहे हैं जिन लोगों ने लेट से मेरी वीडियोस देखना शुरू किया। मेरी करीब क्लास नंबर 53 और वो उनका पहला दूसरा वीडियो चल रहा है, और यह उन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं दिया। जो हर हफ्ते टेस्ट सीरीज हो रहा है उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा, कैसे पेपर का पैटर्न आता है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, ये सब आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑलवेज।